हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के एक नए टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बंगाल के इतिहास के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। यह टॉपिक आधुनिक इतिहास के टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। इसमें हम बंगाल के शासकों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जो बंगाल के शासक थे उनके बारे में हासिल करेंगे जानकारी। पहले शासक अर्थात मुर्शिद कुली खां के बारे में, दूसरा सरफराज खां के बारे में, तीसरा अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र वापस और फिर मुबारकुद्दौला, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। मुर्शिद कुली खां के बारे में बात करें तो बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। अर्थात बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शिद कुली खान ने की थी। ये हमें पता होना चाहिए। राजधानी की बात करें तो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है, लेकिन मुर्शिदाबाद से पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। दिल्ली के शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां ने खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इसलिए मुर्शिद कुली खां को बंगाल का संस्थापक माना जाता है। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित या ट्रांसफ़र की थी। इसके बाद बात करते हैं दूसरे शासक की, सरफराज खान। तो सरफराज खान ने गिरिया की लड़ाई लड़ी थी। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है गिरिया की लड़ाई किसके द्वारा लड़ी गई थी? तो सरफराज खान के बारे में। तो गिरिया की लड़ाई के बारे में बात करें तो गिरिया की लड़ाई 1739 में लड़ी गई थी। गिरिया की लड़ाई 1739 में लड़ी गई थी और गिरिया की लड़ाई सरफराज खान और अलीवर्दी खान इन दोनों के मध्य लड़ी गई थी। अगले शासक या नवाब की बात करें तो अगले शासक अलीवर्दी खां हैं। तो अलीवर्दी खां की बात करें तो सरफराज खां की हत्या करके अलीवर्दी खां बंगाल का शासक बनता है। अर्थात गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर देता है अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान सरफराज खान के बाद में बंगाल का शासक बनता है। अब अलीवर्दी खान की बात करें तो अलीवर्दी खान यूरोपियन का समर्थक था। अर्थात जो यूरोपियन अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी ये आ रहे थे उस समय, तो इनका समर्थक था कि भारत के अंदर ये आने चाहिए और व्यापार करने चाहिए। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियन की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अर्थात जहाँ मीठा होगा मधुमक्खी अपने आप आ जाएगी। अर्थात ये चाहते थे यूरोपियन भारत के अंदर आए। इसके बाद प्रतापी शासक सिराजुद्दौला के बारे में बात करते हैं। सिराजुद्दौला कौन था? अलीवर्दी खां की का दोहिता था। कौन? सिराजुद्दौला। अर्थात सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान की बेटी का बेटा था, अर्थात उनका दोहिता था। सिराजुद्दौला के कुछ विरोधी थे, अर्थात कुछ लोग नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला शासक बने। उनमें से कौन था? एक तो घसीटी बेगम थी, एक मीर जाफ़र था और एक जगत सेठ था। ये तीन ऐसे व्यक्ति थे जो नहीं चाहते थे कि जो अलीवर्दी खां है उनका दोहिता राजा बने या बंगाल का नवाब बने। अब घसीटी बेगम कौन थी? सिराजुद्दौला की मौसी थी। वो नहीं चाहती थी कि सिराजुद्दौला शासक बने। मीर जाफ़र वहाँ का सेनापति था और जगत सेठ एक व्यापारी था। इस समय पता चलता है उस समय के जो व्यापारी थे वो भी शासन प्रशासन के अंदर बड़ा हिस्सा या बड़ा योगदान देते थे। सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों से नाराज़ था, जिसके मुख्य कारण क्या थे? उनमें पहले अंग्रेज़ों को दस्तक दी गई थी, अर्थात उन्हें व्यापार करने का अधिकार दिया गया था बंगाल के अंदर, लेकिन अंग्रेज़ क्या करते थे? उस दस्तक का दुरुपयोग करते थे, अर्थात व्यापार के साथ साथ अनुचित व्यापार भी किया करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नवाब के विरोधियों को आश्रय दिया जाता था, अर्थात जो लोग नवाब का विरोध करते थे वो छुप कर अंग्रेज़ों के पास चले जाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब के जो विरोधी होते थे उनको आश्रय देती थी। फोर्ट विलियम की किलेबंदी की बात की गई, अर्थात फोर्ट विलियम जैसे दस्तक था तो दस्तक में एक नियम यह था कि अंग्रेज़ों को किला बनाना और उसे सिपाहियों के द्वारा घेरना मना था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो क्या किया गया, फोर्ट विलियम की जो किलेबंदी कर दी गई। नवाब को कासिम बाजार के कारखाने का दौरा या निरीक्षण करने से रोका गया है। अर्थात नवाब सिराजुद्दौला जब कासिम बाजार घूमने गए तो अंग्रेज़ों के द्वारा कारखाने का निरीक्षण करने से उसे रोक लिया गया। अब इसके जवाब में सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम का आक्रमण कर दिया तो फिर क्या हुआ कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम बदल दिया और अली नगर रख दिया। कलकत्ता का जो प्रशासनिक अधिकारी था रॉजर ड्रेक,
वो भाग के फुल्टा द्वीप पे चला गया। कहाँ चला गया? फुल्टा द्वीप पे चला गया। सिराजुद्दौला ने माणिक चंद को फोर्ट विलियम को प्रशासनिक अधिकारी फिर नियुक्त कर दिया। तो इस तरह सिराजुद्दौला के नियंत्रण में फोर्ट विलियम आ गया। इसके बाद बात करते हैं मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन आते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को स्थापित करने के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने माणिक चंद को रिश्वत दी और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर दिया। अर्थात माणिक चंद को सिराजुद्दौला ने वहाँ का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? माणिक चंद को रिश्वत दे दी और रिश्वत दे के वहाँ से हटा दिया और खुद फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के साथ अली नगर की संधि की थी। अब बात करते हैं, एक घटना आती है काल कोठरी त्रासदी। वैसे तो ये एक इसकी सच्चाई पे शक होता सभी को, लेकिन 1756 के समय की ये बात थी। हॉलवेल के नामक एक सैनिक था, उसने क्या बताया, उसके अनुसार सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में डाल दिया और 146 अंग्रेज़ों में से उसमें से 123 अंग्रेज दम घुटने की वजह से मर गए थे। ये वैसे एक अतिशयोक्ति होती है कि एक छोटी सी काल कोठरी में 146 लोगों को डाल पाना असंभव जैसी बात है, लेकिन ये घटना 1756 की बताई जाती है और यह हॉलवेल नाम के एक सैनिक के द्वारा बताई गई थी। फिर बात करते हैं अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि की बात करें तो फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि की गई थी। अलीनगर की संधि के तहत सिराजुद्दौला पर युद्ध का हर्जाना लगाया गया था। अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेज़ों को फोर्ट विलियम की किलेबंदी का अधिकार मिल गया था। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि के दौरान हार गया था। अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेज़ों को दस्तके का अधिकार वापस मिल गए थे। अब सिराजुद्दौला को जिसके लिए याद किया जाता है वह है प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के लिए सिराजुद्दौला को याद किया जाता है। प्लासी के युद्ध के बारे में बात करें तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। एक तरफ हमारे सिराजुद्दौला थे, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ थे। तो सिराजुद्दौला की तरफ से मीर जाफ़र ने प्लासी के युद्ध में भाग लिया था, क्योंकि मीर जाफ़र उस समय सेनापति था। अंग्रेज़ों की तरफ से बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव और आयरकूट ने प्लासी के युद्ध में भाग लिया था। कभी भी इस परीक्षा में पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों की तरफ से प्लासी के युद्ध किसने लड़ा, तो रॉबर्ट क्लाइव और आयरकूट ने यही युद्ध लड़ा था। अब मीर जाफ़र ने नवाब सिराजुद्दौला को राजधानी भेज दिया, कह दिया कि हम अंग्रेज़ तो थोड़े से हैं, इन अंग्रेज़ों को तो हम आसानी से हरा देंगे, आप जाइए राजधानी में आराम कीजिए। तो मीर जाफ़र ने क्या किया? नवाब सिराजुद्दौला को राजधानी भेज दिया। अब मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव की सेना में जाके शामिल हो गया, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि 3 लोग थे जो कभी भी सिराजुद्दौला को शासक बनते हुए या नवाब बनते हुए नहीं देख सकते थे। उनमें से एक उनका सेनापति मीर जाफ़र भी था। तो उन्होंने एक चाल चली मीर जाफ़र ने कि नवाब को तो राजधानी भेज दिया और पीछे से रॉबर्ट क्लाइव की सेना में वह जाके शामिल हो जाता है, अर्थात वह नवाब सिराजुद्दौला को ऐन वक्त पर धोखा दे देता है। अब बात करें तो मीर मदान, मोहन लाल और फ्रांसीसी नवाब सिराजुद्दौला के वफादार रहे और उन्होंने युद्ध किया और सब के सब मारे गए, क्योंकि उनकी सेना कम हो गई थी। जो उनकी मुख्य सेना थी वह मीर जाफ़र के साथ थी और मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के साथ हो गया था। अब मीर जाफ़र का बेटा मीर मीरन, उसने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। जो सेनापति था उसे नया नवाब बना दिया। इसलिए अब आगे पढ़ते हैं मीर जाफ़र के शासन के बारे में। तो मीर जाफ़र 1757 से 1760 तक रहा। मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की कठपुतली था, क्योंकि मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने ही नवाब बनाया था। अब उनके लिए एक उक्ति कही जाती है कि मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है, जयकाल कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव का। और 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। अब बात करते हैं मीर कासिम की। मीर कासिम का शासनकाल 1760 से 1763 तक रहा था। और मीर कासिम कौन था? मीर जाफ़र का दामाद और सेनापति था। 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ ट्रांसफ़र कर दी। कि पहले ढाका थी, ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई, मुर्शिदाबाद से मुंगेर बना दी। अब मीर कासिम ने मुंगेर में अत्यधिक हथियार रखने शुरू कर दिए, हथियार खाने की स्थापना कर दी। मीर कासिम ने बंगाल में व्यापार को कर मुक्त कर दिया, अर्थात अंग्रेज़ मीर कासिम से नाराज़ हो गए। अगर हम इस बात को ध्यान से समझे तो मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने शासक बनाया,
तो मीर कासिम ने कुछ सुधार किए। पहला सुधार तो उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर की तरफ बंगाल की राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया। दूसरी बात उसने की, मुंगेर में आधुनिक जो हथियार खाना था उसकी स्थापना की, ताकि वह युद्ध के समय हथियार की कमी ना आए। और तीसरी बात देखें तो उस समय अंग्रेज़ अपने व्यापार के अंदर सुप्रीमेसी या सर्वोच्चता साबित कर रहे थे। तो मीर कासिम ने बंगाल के व्यापार में कर मुक्त कर दिया, अर्थात गरीब और अमीर अंग्रेज़ और सामान्य भारतीय सभी को करों से मुक्ति दे दी। तो इस वजह से अंग्रेज़ मीर कासिम से नाराज़ हो गए। मीर कासिम से नाराज़ होना बनता था, क्योंकि अंग्रेज़ तो टैक्स नहीं देते थे, लेकिन सामान्य नागरिक को टैक्स देना पड़ता था। अब मीर कासिम से जब अंग्रेज़ नाराज़ हो गए तो एक युद्ध होना कंपलसरी था, और ये युद्ध था बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ और मीर कासिम के बीच में लड़ा जा रहा था, लेकिन मीर कासिम की सेना छोटी थी, तो मीर कासिम ने अपने नज़दीकी दो शासक शाह आलम और शुजाउद्दौला, इन दोनों से मदद मांगी, और इन दोनों ने मीर कासिम की मदद की, और तीनों ने मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध लड़ा। अब तीनों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध लड़ा, तो अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए कौन आया था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए गया। बक्सर के युद्ध के दौरान शाह आलम अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गया। जो शाह आलम था, तो शाह आलम क्या था? अंग्रेज़ों के साथ बीच में शामिल हो गया। तो हम इस प्रकार देखते हैं, बंगाल के नवाबों में जब भी कोई बड़ा युद्ध होता था तो जो मुख्य किरदार होते थे उनमें से कोई ना कोई अंग्रेज़ों की तरफ शामिल हो जाता था, और भारतीयों के बीच में गद्दारी एक पुरानी परंपरा जैसी बन गई थी। 1760 में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड चला जाता है, लेकिन उसे फिर वापस बुलाया जाता है। बक्सर के युद्ध में भारत के भविष्य पर मोहर लगा दी थी कि भारत का भविष्य अब अंग्रेज़ों के ही हाथ में माना जाएगा। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने भारत की शासन की शुरुआत की, अर्थात सीधी सीधी बात है कि यह बक्सर का युद्ध जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, वो हार जाता है, उसके साथ शुजाउद्दौला रहता है, लेकिन ये जो शाह आलम है वह अंग्रेज़ों के साथ हो जाता है। इसके जवाब में अंग्रेज़ों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने शाह आलम और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधियाँ की। अब इलाहाबाद की दो तरह की संधियाँ थी, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की दूसरी संधि। कभी भी परीक्षा में यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है कि इलाहाबाद की संधि के बारे में बताइए, तो हमें इलाहाबाद की संधि को दो टुकड़ों में लेके पढ़ना है, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो पहली संधि की बात करें तो पहली संधि शाह आलम के साथ की गई, दूसरी संधि शुजाउद्दौला के साथ की गई थी। पहली संधि के अनुसार देखें तो 12 अगस्त 1765 को यह संधि की गई थी। इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के मध्य हुई थी। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिए गए। इस संधि के द्वारा क्या हुआ था कि शाह आलम के साथ यह संधि की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुए। शाह आलम को वार्षिक पेंशन 26 लाख रुपए और 2 जिले इलाहाबाद और कड़ा दिए गए। सिर्फ इतना दिया गया शाह आलम को कि 26 लाख रुपए तो वार्षिक रूप से पेंशन, और 2 जिले जो इलाहाबाद और कड़ा था वो दिए गए। अब इलाहाबाद की दूसरी संधि की बात करें, जो अंग्रेज़ों ने या रॉबर्ट क्लाइव ने शुजाउद्दौला के साथ की थी, तो यह संधि 16 अगस्त 1765 में की गई थी। इलाहाबाद और कड़ा के जिलों को शुजाउद्दौला से ले लिया गया और मुगल सम्राट शाह आलम को दे दिया गया, और शुजाउद्दौला पे 50 लाख रुपए का युद्ध जुर्माना लगाया गया। अंग्रेज़ों ने अवध की सुरक्षा के अधिकार ले लिए, और इसके तहत अवध में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को भी रखा गया, जबकि अवध ने अंग्रेज़ों के साथ किसी प्रकार का धोखा नहीं किया था, लेकिन फिर भी अवध को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। फिर आते मीर जाफ़र। मीर जाफ़र की बात करें तो इनका शासनकाल 1763 से 1765 तक रहा। मीर जाफ़र का दूसरा काल था। यह मीर कासिम के ससुर जी थे। इनका पहला शासनकाल 1757 से 1760 था। इन्हें कठपुतली या जयकाल कहा जाता था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद मीर जाफ़र के बेटे नजीबुद्दीन या नजम-उद-दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। इसके बाद अगले शासक की बात करें या नवाब की बात करें तो मुबारक-उद-दौला। तो मुबारक-उद-दौला की बात करें तो यह बंगाल का अंतिम नवाब था, और इस टॉपिक में भी अंतिम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो मुबारक-उद-दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन स्थापित किया था, जिसके तहत नागरिक अधिकार या दीवानी अधिकार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थे, जबकि निजामत और फौजदारी नवाब को सौंप दिए गए।
अर्थात बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अब निजामत अधिकारी, फौजदारी अधिकारियों की बात करें तो इसके अंदर पुलिस कानून और व्यवस्था, ये सारे अधिकार आते थे। अर्थात निजामत के पुलिस कानून और व्यवस्था के अधिकार नवाब को सौंपे गए, और जो फौजदारी के कानून थे, फौजदारी नहीं, दीवानी या नागरिक अधिकार थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए थे। निजामत अधिकारियों के अंतर्गत नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए जाते थे, जो उस समय के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से देखें तो बहुत एक छोटी राशि हुआ करती थी। तो इस तरह से हमने बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ा, और इसी के दौरान दो बड़े युद्ध, प्लासी युद्ध 1757 में, 1764 में बक्सर के युद्ध के बारे में पढ़ा, और जो प्रतापी राजा शासक हमारे सिराजुद्दौला था उसके बारे में पढ़ा। तो इस तरह के जो ज्ञानवर्धक वीडियो आप यदि देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि हमारे वीडियो या चैनल के बारे में आप किसी प्रकार का सुधार चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।